नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज के हिंदी के भाग में हम चर्चा करेंगे कारक पे। कारक क्या है, कारकों की क्या आवश्यकता हिंदी में है, इनका क्या महत्व है और कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक की पहचान कैसे की जाए। तो ध्यान रखिएगा, कारक की अगर परिभाषा करना चाहे तो यहां लिखा है कार प्लस क। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझिएगा। कार का मतलब होता है कार्य और का माने होता है करने वाला। तो कारक का मतलब हो गया कार्य करने वाला। देखिए, किसी भी शब्द के अंत में अगर का प्रत्यय लगता है तो इसका मतलब होता है करने वाला। अगर का यानी बड़ा की मात्रा हो जाए तो करने वाले। क्या ध्यान रखिएगा, हिंदी में छोटा आ को पुल्लिंग और बड़ा आ को स्त्रीलिंग माना जाता है। अंत में अगर अकारांत है तो पुल्लिंग और आकारांत है तो स्त्रीलिंग माना जाता है। तो मतलब हुआ कार्य करने वाला। जैसे विचारक तो विचार करने वाला, प्रचारक तो प्रचार करने वाला, सुधारक तो सुधार करने वाला, कारक कार्य करने वाला। अब कौन सा कार्य करने वाला, प्रश्न तो यह है कि क्या कार्य करने वाला है। तो देखिए, कारक क्या करता है। कारक शब्दों को जोड़कर उन्हें वाक्य का रूप देते हैं। शब्दों को जोड़कर उन्हें वाक्य का रूप देते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात है, कारक वाक्य में आए हुए पदों का क्रिया से संबंध बताने का कार्य कारक करते हैं। कारक करते हैं। अब देखिए क्या हुआ यहां। एक तो पहले देखा कि कारक शब्दों को जोड़ करके उन्हें वाक्य का रूप बनाने का काम करते हैं। दूसरा है, कारक में वाक्य में जो और पद आते हैं, इन पदों का क्रिया से क्या संबंध है। पद मीन्स, देखिए पद क्या होता है, शब्द क्या होता है, ये भी समझ लीजिएगा। अगर कोई स्वतंत्र रूप से लिखा होता है तो उसे शब्द कहते हैं, और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उसे पद कहा जाता है। जैसे अगर कोई यहां शब्द लिखा जाए तो ये चीज और भी क्लियर हो जाए। इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। अब देखते हैं इसका कैसे बनेगा। यानी सभी तो शब्द अलग अलग हैं, उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा तभी वो वाक्य बनेगा। जैसे अगर यहां लिखा जाए राम, रावण, बाण, मैदान, आपके सामने जो लिखे हैं ये सभी शब्द हैं। अब इन शब्दों को क्या बनाना है, वाक्य। वाक्य कैसे बनेगा। राम ने रावण को बाण से मैदान में मारा। अब यहां ने, को, से, में एक कारक चिन्ह है। फिर ध्यान रखिएगा, कारक एक विकारी शब्द होते हैं। अधिकारी और विकारी शब्द में जाएंगे तो कारक अधिकारी विकारी शब्द आते हैं। तो राम ने रावण को बाण से मारा, अब ये बन गया वाक्य। अर्थात कारक का पहला काम है कि शब्दों को जोड़कर
उन्हें वाक्य का रूप देना। अगला देखते हैं कि वाक्य में आई हुई क्रिया का वाक्य के अन्य पदों से क्या संबंध है, ये बताने का काम भी कारक करेंगे। जैसे राम, रावण, बाण, मैदान, इनका मारा नामक क्रिया से क्या संबंध है, क्योंकि जो मारा शब्द है वो क्रिया है। मारा शब्द क्या है, ये क्रिया है। तो क्रिया का वाक्य में आए हुए शब्दों से क्या संबंध है, तो देखिएगा इस राम पद का क्रिया से क्या संबंध है। तो राम ने मारने का काम किया है, इसलिए राम इस वाक्य में क्या है, कर्ता। ठीक है, मारा कौन गया है या मारने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, तो रावण पे पड़ा है, तो रावण इसमें है कर्म। अब काहे से मारा, बाण से मारा, ये क्रिया का साधन है, इसलिए है करण। कहां पर क्रिया संपन्न हुई, मैदान में, तो मैदान यहां क्या हो गया, मैदान हो गया अधिकरण। क्या बन गया, मैदान अधिकरण हो गया। अब इसने क्या बताया कि मारा रूपी क्रिया का जो अन्य पद से राम, रावण, बाण, मैदान आदि से क्या क्या संबंध है, इसको बताने का काम किया। अब इससे पहले जो हमने परिभाषा लिखी थी दो, वो दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई कि कारक क्या करते हैं। इसको भी अपनी नोटबुक पे डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में भी चीजें ध्यान रहे, रिवीजन करना पड़े, इसको आराम से देख करके रिवीजन कर सकते हैं। राम ने रावण को बाण से मैदान में मारा। नीचे लिखा है कि राम क्या है, कर्ता है, रावण क्या है, कर्म है, बाण क्या है, कर्ण है, और मैदान क्या है, अधिकरण कारक है। अब आते हैं कि कारक में और क्या होता है। कारक के जो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह, ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जो कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से इस प्रकार से चिन्ह होते हैं, इन्हें कारक चिन्ह भी कहा जाता है, परसर्ग भी कहा जाता है और विभक्ति भी कहा जाता है। प्रश्न यह है कि परसर्ग और विभक्ति, अगर ये दो चीजें देखी जाए, परसर्ग और विभक्ति एक ही बातें हैं। ऐसे कह लो नीरज पंकज दोनों कमल के पर्यायवाची हैं, लेकिन शब्द जो हैं तो कहीं न कहीं उसमें सूक्ष्म अंतर भी होगा। तो परसर्ग और विभक्ति में क्या सूक्ष्म अंतर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो कारक है ये विकारी शब्द है। कारक या तो संज्ञा होते हैं और या कारक सर्वनाम होते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा, कारक या तो संज्ञा होते हैं और या सर्वनाम होते हैं। अगर कारक संज्ञा है तो उसके साथ जो चिन्ह का प्रयोग होगा उसे विभक्ति चिन्ह कहा जाएगा। देखिएगा, जैसे राम ने रावण को मारा। अब यहां राम क्या है, कर्ता कारक है, इसकी चिन्ह क्या है, विभक्ति क्या है, ने। रावण क्या है, एक कर्म कारक है, विभक्ति क्या है, को। तो देखो आप, इसमें क्या है, राम और ने विभक्ति अलग है और ये अलग है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा ये विभक्तियां हैं। ठीक है। अब आते हैं परसर्ग। उपसर्ग का विलोम परसर्ग भी होता है, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय भी होता है। जो शब्द के पहले जुड़े वो उपसर्ग है और जो शब्द के बाद जुड़े वो प्रत्यय या परसर्ग है। अगर संज्ञा की जगह ये सर्वनाम है, मान लिया ये सर्वनाम है, तो आ जाएगा हमने, क्या शब्द, हमने रावण को मारा। अब यहां शब्द हम ने, अब यहां ने जो है, ये ने क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि राम संज्ञा है और हम सर्वनाम है।
तो सर्वनाम के साथ में क्या होता है, ये जोड़ करके आता है, इसलिए इसे परसर्ग कहा जाता है। अर्थात यदि संज्ञा के साथ कारक चिन्ह हो तो उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं, यदि सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह हो तो उसे परसर्ग चिन्ह कहते हैं। आप लिख भी सकते हो इसे, यदि संज्ञा के साथ कारक चिन्ह हो तो उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति कहते हैं। दूसरा क्या है, यदि सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह हो तो उसे परसर्ग कहते हैं। सामान्य रूप से दोनों एक ही बातें हैं। सामान्य भाषा में अगर आप कहोगे तो विभक्ति और परसर्ग एक ही चीज है। सूक्ष्म अंतर क्या है कि जो कारक है या वो संज्ञा है या वो सर्वनाम है, यदि वो संज्ञा है तो लगा चिन्ह विभक्ति कहलाएगा, यदि वो सर्वनाम है तो लगा चिन्ह परसर्ग कहलाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आई। आगे देखते हैं इसके। अब आता है कारक और उसके चिन्ह, यानी एक तरफ आप लिख दो कारक, फिर उसके चिन्ह, और फिर आ जाएगा प्रयोग। बस यही सीखनी है। देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से एक छोटी कक्षा की बातें हैं, ये हाई स्कूल इंटर में पढ़ करके पास हो जाओगे। लेकिन अगर एसएससी बैंक, रेलवे या किसी यूपी पुलिस, लेखपाल, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, आज प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको आना है तो कारक चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कारक का प्रयोग क्या है। ठीक है, कारक का इस्तेमाल क्या है। जैसे पहला कारक है कर्ता। ध्यान रखिएगा, कर्ता में दो ता होते, करत्ता शब्द होता है, इसे कर्ता पढ़ा जाता है। इसका चिन्ह क्या है, शून्य या चिन्ह होगा ने, यानी या तो चिन्ह नहीं लगेगा या ने लगेगा। कब नहीं लगेगा और कब ने लगेगा तो इसके एक्सप्लेन में बताया जाएगा। काम क्या है, क्रिया को संपन्न करने वाला, संपन्न करने वाला। ध्यान रखिएगा, वाक्य में जो क्रिया को संपन्न करे उसे कर्ता कहते हैं, चाहे चिन्ह लगा हो या ना लगा हो, ने लगा हो या कुछ और लगा हो। दूसरा है कर्म। इसका भी चिन्ह है शून्य और है को। शून्य कब लगेगा, को कब लगेगा, ये इसकी व्याख्या में बताया जाएगा। यानी अगर कर्ता सजीव है तो को चिन्ह का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता निर्जीव है तो उसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कर्म कहा जाएगा। तीसरा करण, चिन्ह है से या के द्वारा। क्या होता है,
क्रिया का साधन, यानी कर्ता जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न करता है उसे करण कहा जाता है। से और के द्वारा कब लगेगा ये इसकी व्याख्या बताएंगे। अगला है संप्रदान। संप्रदान क्या होगा? को या के द्वारा, नहीं, को या के लिए। क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। ध्यान रखिएगा, काम जिसके लिए हुआ, जैसे बच्चों को फल दो, काम क्या है? फल देने का। किसको दिया जा रहा है? बच्चों को। फिर क्या है? अपादान। अपादान क्या हो जाएगा? से। ये से किसमें है? अलगाव में। तो जहां पर अलगाव हो, जहां अलगाव हो। फिर है आपका संबंध। संबंध के चिन्ह होते हैं 9 सबसे ज्यादा। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अभी क्या बताया था कि कारक या तो संज्ञा है या सर्वनाम। यदि कारक संज्ञा है तो उसमें केवल इन्हीं चिन्हों का प्रयोग होगा, और अगर कारक सर्वनाम है तो इन सभी चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है? पदों का संबंध बताना, पदों का संबंध बताना। फिर है इसके बाद में अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह होता में पर। क्या होगा? क्रिया का स्थान, यानी जहां क्रिया संपन्न हुई, या ऐसे कह सकते हो क्रिया के स्थान, समय, अवसर आदि का जहां बोध होता हो। और फिर लास्ट में आता है संबोधन। और संबोधन का चिन्ह होता है अरे, ओ, रे। सबसे अच्छी बात है कि यहां पर संबोधन चिन्ह भी लगा होता है, तो किसी को पुकारना, किसी को पुकारना। अब यहां स्मरण ये रखना है कि कारक के जो ये चिन्ह है, ये तो सामान्य तौर से हाई स्कूल, इंटर आदि की एकेडमिक एजुकेशन में इनको याद करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि सब जगह याद रहना चाहिए, चिन्ह यही रहेंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में इन चिन्ह की अपेक्षा ये बात याद रहे कौन से कारक का काम क्या है, यानी कौन सा कारक किस कार्य को संपन्न करता है, ये जानकारी होनी चाहिए। तभी आप उसे बेहतर समझ सकते हैं। जब इन कारकों का व्याख्या की जाएगी अगली क्लासेस में, तो एक एक बात आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम लिख लो। हाँ, एक बात और है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरणाचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना। संस्कृत में, यानी मूल भाषा संस्कृत में भी कारकों की संख्या 6 ही है। तो क्या होता है कि संबंध और संबोधन प्रारंभ में कारक नहीं थे, लेकिन वाक्यों में इनका प्रयोग कारकों के समान होने के कारण हिंदी में इन्हें कारक माना जाता है। तो मूल भाषा संस्कृत में कारक 6 है,
किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार भी कारक 6 है, लेकिन हिंदी में वर्तमान जो कारक पढ़े जाते वो 8 है। तो आज की क्लास को ही रोकते हैं। ये क्लास कैसी लगती है आपको? आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, बैंक की, ग्रामीण बैंक की, जहां जहां हिंदी आती है, टीजीटी, पीजीटी, या आपका टेट, सीटेट, यूपी पुलिस, लेखपाल, हर उस परीक्षा के लिए उपयोगी है जिसमें हिंदी पूछी जानी है। तो अगली क्लास इसकी व्याख्या सहित कल आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बहुत सी आपको शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। नमस्कार, जय हिंद।